का सिंबल होता है बेटा? एजी किसका सिंबल होता है? एजी होता है सिल्वर। और ये जो CrO4 है ना बच्चा, इसे बोलते हैं क्रोमेट। एजी, ये बात आप याद रखोगे, एजी होता है सिल्वर, ठीक है। एंड CrO4 इसे बोलते हैं क्रोमेट। तो सॉल्ट का नाम क्या हुआ? सिल्वर क्रोमेट। आपको नाम बोलना भी आना चाहिए। तो नाम क्या हुआ? सिल्वर क्रोमेट। अब बच्चा ये Ag2CrO4 है, तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा? ये देखिए, Ag2CrO4। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा बच्चे, तो कितने सिल्वर है? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। क्रोमेट के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है CrO4, और ये Ag प्लस, ठीक है। तो अब इसका KSP क्या हो जाएगा बताएंगे सभी? हमने कल की क्लास में KSP लिखना सीखा था। Ag प्लस स्क्वायर प्लस नहीं बेटा, प्लस थी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस, ठीक है। प्रद्युमन आपको समझ में आ गया? ऋतिका, प्रथमेश कि हमने कैसे लिखा है ये? यस मैम। प्रद्युमन आपने क्या बोला? आवाज अटक रही है आपकी। ठीक है प्रथमेश, आपको आ गया ये? यस मैम। ठीक है, गुड। तो बेटा अब आप इन दोनों का भी लिख सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर क्रोमियम। देखो Cr होता है क्रोमियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का अब आप मेरे को बताएंगे, CrOH थ्राइस। बेटा ब्रेकडाउन कैसे करोगा ये भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। यहाँ पे Cr का 1 है तो इसका मतलब एक ही Cr आएगा, और OH कितने हैं हमारे पास? 3 है, तो 3 OH। बेटा एक OH पे एक माइनस का चार्ज होता है, तो 3 OH पे 3 माइनस के चार्ज हो गए, एक क्रोमियम पे +3 का चार्ज होगा। ये फॉर्मूला बनाना सीखा है आप लोगों ने? फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? यस मैम। है ना बेटा, कि अगर Mg पे +2 का चार्ज है और Cl पे -1 का चार्ज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके MgCl2 आता है। ये वाला फॉर्मूला बनाना सीखा है क्लास 9th में? जी मैम। तो वहीं से निकाला है। तो अब इसका KSP बताना है बच्चे आपको। प्रथमेश बताएंगे। प्रथमेश आप बताओ इसका KSP कैसे लिखेंगे? प्रथमेश बताओ बेटा। ओके, शोभा ने भी ज्वाइन कर लिया है। समा आप बताओ कैसे लिखेंगे इसका KSP? मैम concentration of Cr plus 3 into concentration of OH माइनस पावर में 3। वेरी गुड, क्यूब। तो आप लोगों को सबको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आयोनिक प्रोडक्ट, वो पढ़ेंगे। और उसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करके आज इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपके इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट बहुत इजी है इसे समझना। आयोनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ concentration ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ concentration ऑफ आयंस। बेटा एक तरीके से देखा जाए तो जब मैं KSP लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को AgCl2 का KSP लिखना है, तो मैं AgCl2 का KSP ऐसे लिख रही थी,
कि AgCl2 ब्रेक डाउन कर रहा है Ag प्लस प्लस 2Cl माइनस में, तो हम इसका KSP लिख रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर। बेटा Ag प्लस क्या है? आयन है। आयन क्या होते हैं? जब भी किसी चीज पर चार्ज होता है तो इट इज एन आयन। तो यहाँ पर Ag प्लस और Cl माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये भी एक आयोनिक प्रोडक्ट ही है। ये भी क्या है? एक आयोनिक प्रोडक्ट है। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। बेटा आयनिक प्रोडक्ट जो होता है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम हमेशा इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करते हैं। हम KSP की बात सिर्फ तब करते हैं जब बीच में इक्विलिब्रियम का साइन हो, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट भी सेम ही बात होती है। मतलब अगर मैंने लिखा MgCl2 और मैंने इक्विलिब्रियम की जगह सीधा एरो बना दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2Cl माइनस, तो अब आप इसका आयनिक प्रोडक्ट बताओ। तो आयनिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg प्लस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि अगर यहाँ पर एरो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, इट मींस कि वो आयनिक प्रोडक्ट है, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब डबल एरो है, तो इसी चीज को हम KSP बोल देंगे। क्या सभी को समझ में आया ये डिफरेंस? यस मैम। अनुष्का, तुषार, अभी आपने ज्वाइन किया था, शोभा, यस मैम। ओके। तुषार बेटा आप ने क्लास आज बहुत दिन में ज्वाइन करी है, आपको समझ में आ रहा है ये? आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा हमारी कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें किसी भी टाइम पर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसे आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब वही इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम पे चली जाती है तो उसी प्रोडक्ट को हम KSP बोल देते हैं। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? बच्चा ये हमारी हेल्प करता है समझने में कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। बेटा क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या किसी को ये पता है? व्हाट इज अ No, ma'am. प्रेसिपिटेट? नहीं, अच्छा ठीक है, समझा दी। बेटा देखो, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व ना हो सके, जब किसी रिएक्शन में वो बन जाता है ना तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लूं, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो बेटा जो सोडियम सल्फेट होता है ना वो एक्वस स्टेट, एक्वस बेटा जब भी कभी AQ वर्ड समझो तो AQ का मतलब होता है एक्वस, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो सॉल्ट है ना ये पानी में पूरी तरह डिसॉल्व है, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक और टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड का। किसका सॉल्यूशन लिया हुआ है? बेरियम क्लोराइड, BaCl2 एक्वस, ठीक है। और मैंने इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? Na2SO4 और BaCl2 आपस में कंबाइन हो गए। बेटा इन्हें कंबाइन करके बनता है NaCl प्लस BaSO4। इन्हें कंबाइन करके क्या बन जाता है? NaCl प्लस BaSO4। क्या आप लोगों ने कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. सुना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो क्लोरीन अभी बेरियम के साथ है, सल्फेट अभी सोडियम के साथ है। अल्टीमेटली क्या हो गया? क्लोरीन सोडियम के साथ आ गया और सल्फेट बेरियम के साथ चला गया। तो हमारे पास क्या बन जाता है? NaCl एक्वस प्लस बेरियम Cl सॉलिड। मतलब बेटा इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो बनता है, लेकिन उस सॉल्यूशन के साथ साथ नीचे हमारे पास एक प्रेसिपिटेट, एक पाउडर भी बैठ जाता है। किस कलर का पाउडर होता है? वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। मैं व्हाइट कलर से ही ड्रॉ कर लेती हूँ। एक व्हाइट कलर का पाउडर नीचे बैठ जाता है। बेटा वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। और ये नीचे क्यों बैठ गया? क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल नहीं है, और पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो इसलिए क्या होगा? जब ये बनेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा।
तो बेटा ये जो बना है ना, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को समझ में आया बेटा? ऐसे कोई भी रिएक्शंस जिसमें नीचे एक ऐसा सॉल्ट बन जाए जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक सेकेंड बच्चों। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार रिएक्शन का कोई सिमुलेशन दिखाने की कोशिश करती हूँ बच्चे। अगर मेरे को ऑनलाइन मिला तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड रुकेंगे आप। तो आपको मैं लाइव प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने बेटा स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल के लिए लैब में कभी आपको स्कूल में लेके जाते हैं किसी के स्कूल में? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो वहां पर आप देखेंगे लैब में कभी कभी रिएक्शन करेंगे ना, तो उन रिएक्शन में देखेंगे कि नीचे क्या हुआ, सॉल्ट बन के बैठ गया। एक सेकंड। नहीं बेटा, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको पर दिखाऊंगी कभी। ठीक है, तो उसके अंदर इस तरीके से हमारे पास वो बन जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया ये सबको? Yes, ma'am. चलिए अब Yes. आगे चलते हैं। ठीक है, एक second। मैं आपको एक बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बनता कैसे है। Sorry, एक तरीके से चल रहा है। वेट, देखिए यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती है। बेटा हम लोग ना इसको, हमें इसकी आवाज पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है। ये देखिए, इन्होंने सोडियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है, इसमें लेड नाइट्रेट डाला है, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये पानी पूरा येलो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता उनके अंदर हमारे पास क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे और ऐसी वीडियोस शेयर कर दूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेट। हमें कैसे पता चलेगा कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जो प्रेसिपिटेट है वो बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसके लिए आता है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। बेटा कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू कंपेयर द आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। if beta ionic product is more than solubility product,
अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब ज्यादा आयंस है, जितने इक्विलिब्रियम पर हैं उससे ज्यादा आयंस है। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब यही हुआ ना कि जब बिना इक्विलिब्रियम के ज्यादा आयंस है, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, अगर आयंस ज्यादा है इक्विलिब्रियम से तो वो आपस में कंबाइन होकर और नीचे सॉल्ट बना देंगे। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है। इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अभी अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है, मतलब अभी और आयंस बन सकते हैं, तो अभी सॉल्ट टूटेगा, जुड़ेगा नहीं, सॉल्ट टूटेगा। सो प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर, प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। और अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, अगर आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल ही है, इसका मतलब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा तभी तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होंगे। और ये बात समझ में बच्चे, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम, और आयनिक प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी टाइम। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. सभी को समझ में आ रहा है? देखिए बच्चे, अगर आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी इक्वल है, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब बच्चा उसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ना तो सॉल्ट बनेगा ना ही डिसॉल्व होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया है। सुपर सैचुरेटेड मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डल गया है, इसीलिए अब क्या होने लगेगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। एंड इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस है, इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब अभी उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्या सभी को ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. सभी को ये बात क्लियर हो रही है बच्चे? यस मैम। यस। तो बेटा इसी तरीके से हमें पता लगाना होता है, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है प्रेसिपिटेशन होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, ये भी लिख लीजिए आप। अगर लेस है इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होगा, सुपर सैचुरेटेड मतलब जिसमें सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम मतलब सॉल्यूशन एग्जैक्टली सैचुरेटेड है। ठीक है। सभी ने लिख लिया है ये? Yes, ma'am. ओके बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपके कोई भी डाउट्स है तो वो डाउट्स हमेशा क्वेश्चन क्लियर करने से क्लियर होते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। क्या ये सभी को पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो बेटा ये स्टार्टिंग में हमें देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये इजी होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चंस इनकी जरूर प्रैक्टिस करते हैं। एक या दो बार आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, फिर आपको समझ आने लगेगी। देखो, a solution is prepared by mixing equal volumes of 0.1 molar magnesium chloride and 0.3 molar Ne2C2O4 sodium oxalate at 293 Kelvin. Would magnesium oxalate precipitate out KSP of magnesium sulfate at 293 Kelvin is this? बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन की एक फोटो खींची अपने लैपटॉप में, और इस लैपटॉप में से क्वेश्चन की फोटो खींच के मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये देखो बच्चे, a solution is prepared by dissolving by mixing equal volumes of, equal volume का मतलब बेटा अगर ये 10 ml लिया है तो ये भी 10 ml लिया हुआ, इस तरीके से, ठीक है, of 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar Na2C2O4 at 293 Kelvin। बेटा मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, देखो MgCl2 मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहली बात तो आप केमिस्ट्री से थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, इनके नाम याद करो, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड Na2C2O4। बेटा Na पता है ना क्या होता है, सोडियम, और अगर नहीं पता है C2O4 तो C2O4 होता है ऑक्सलेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट। धीरे धीरे नाम याद करोगे हो जाएंगे, ऑक्सलेट। तो होता क्या है बच्चे, जब हमने MgCl2 को Na2C2O4 के साथ मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो जाता है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सलेट आ जाता है और सोडियम के साथ क्लोराइड चला जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है MgC2O4 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। ये रिएक्शन होता है। अब NaCl तो पानी की फॉर्म में आता है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो MgC2O4 बना है इसका नीचे सॉल्ट बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्या पता लगाना है हमें? क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Yes. तरीके का रिएक्शन हुआ, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट बना, हमें मैग्नीशियम ऑक्सलेट बना, हमें पता लगाना है मैग्नीशियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट होगा कि सॉल्युबल रह जाएगा। अब बेटा हमें पता है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या है, कि ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? प्रेसिपिटेशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट शुड बी मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इन्होंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हमें दे रखा है, इतना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। आयनिक प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे, अगर वो KSP से ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नहीं ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम C2O4 डिसोशिएट होगा बेटा Mg2 प्लस C2O4 2 माइनस में, जब भी ये टूटेगा तो बेटा इसकी वजह से इसका आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चे कि देखो, अच्छा पहले कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं। मानो 1 ग्लास पानी है, ठीक है, ये एक ग्लास है, ये एक दूसरा ग्लास है, ठीक है, इसमें भी 100 ml वाटर है और इसमें भी 100 ml वाटर है। अब इसमें मैंने 20 ग्राम्स शुगर डाली है और इसमें मैंने 60 ग्राम्स शुगर डाली है। क्या ये दोनों पानी इक्वली स्वीट होंगे या कोई ज्यादा स्वीट कम स्वीट होगा? 200 ग्राम का ज्यादा स्वीट होगा। बेटा ये ए है ये बी है, पानी दोनों में 100 ml है, एक में 20 ग्राम शुगर है, एक में 60 ग्राम शुगर है, बताओ कौन सा ज्यादा स्वीट होगा, ए या बी? A. बी, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, दोबारा देखना, ये एक 2 ग्लास पानी है, ठीक है, इसमें भी बेटा 20 ग्राम शुगर डाली है और इसमें भी 20 ग्राम शुगर डाली है, ठीक है। अब इसमें हमने पानी डाला है 200 ml, कितना पानी डाला है, 200 ml, इसमें पानी 200 ml है और इसमें हमने पानी डाला है 100 ml, इसमें 100 ml पानी है, इसमें 200 ml पानी है, चीनी दोनों में बराबर डाली है 20 ग्राम शुगर। ए बी, क्या दोनों इक्वली स्वीट होंगे या कोई ज्यादा कोई कम स्वीट होगा? इक्वली होगा। क्या बच्चे? इक्वली बी ज्यादा स्वीट होगा। बी ज्यादा स्वीट होगा, साक्षी कह रही है। शोभा आप क्या कह रहे हो?
शोभा दोबारा बोलो एक बार, माइक ऑन रहने दो थोड़ी देर फिर बोलो। मैम बेटा, इक्वली बोल रही थी। समा आपने क्या बोला? इक्वली। इक्वल नहीं बेटा, इसमें पानी ज्यादा है ना, ज्यादा पानी में चीनी का असर कम हो जाएगा। अगर आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी डालोगे और अगर एक कटोरी पानी में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो कटोरी का पानी ज्यादा मीठा लगेगा ना। हाँ शोभा बेटा, आपकी माइक में आवाज नहीं आ रही, आप एक बार चैट में लिखकर बताना, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन भी यही होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है हमने कितना अमाउंट कितने वॉल्यूम में डाला, ठीक है, उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है कि कितना mg है और कितना C2O4 है। तो अब देखो बेटा, MgCl2 टूटता है बेटा Mg2 प्लस में और प्लस 2Cl माइनस में। उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उन्होंने कितना mg लिया है, 0.1 मोलर। 0.1 मोलर का मतलब होता है बेटा 0.1 मोल इन 1 लीटर। तो बेटा अगर ये 0.1 है तो यहाँ से mg भी कितना बनेगा, 0.1, और यहाँ से क्लोरीन भी कितना हमारे पास बन जाएगा, 0.1 इंटू में 2। ये क्लियर हो पा रहा है आप सभी को कि 0.1 मोलर MgCl2 कितना mg प्लस दे देगा, 0.1 मोलर, ठीक है। बच्चे बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. ये देखो बेटा, ये एक बड़ा सा बीकर है, ठीक है। इस बड़े से बीकर में अगर मैंने, मान लो ये 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लीटर MgCl2 डाला है। अब ये MgCl2 टूट गया है, Mg2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस। तो जितना मैंने 1 लीटर में अगर 0.1 मोल MgCl2 डाला था तो कितने मोल बन जाएंगे, 0.1 ही बन जाएंगे। क्लोरीन डबल बनेंगे बट Mg तो कितने बनेंगे, 0.1 ही बनेंगे ना बच्चे। यस मैम। सिमिलरली बेटा यहाँ पर हमने 0.3 मोलर Na2C2O4 डाला है। ये देखो Na2C2O4 ये टूटता है तो ये बनाएगा 2Na प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। बेटा अगर ये मैंने 0.3 डाला है, अगर ये मैंने 1 डाला होता तो ये 2 देते मेरे को Na। एक Na2 प्लस से 2 Na बन रहे हैं, 2 डालती तो 4 बनती। तो 0.3 से कितने बनेंगे, 0.6 बनेंगे। क्या ये सभी को क्लियर हुआ 0.6 कैसे आया यहाँ पे? यस मैम। या एक बार दोबारा समझाऊंगी 0.6 कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 0.6। अच्छा, और C2O4 कितना बनेगा, ये तो 0.3 ही बनेगा क्योंकि 1 से 1 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0.3 मोल Na2CO4 आ गया। पर बेटा ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 2 लीटर। ये बात समझ में आ रही है, टोटल कितना हुआ, 2 लीटर। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। अब बेटा देख, कभी भी क्या होता है जब हम 2 सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स करने से वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 1 लीटर एक सॉल्यूशन लिया और 1 लीटर दूसरा सॉल्यूशन लिया, तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो तो 2 लीटर हो गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस मैम। है ना। तो बेटा अगर मैंने 1 लीटर लिया था MgCl2 और 1 लीटर लिया मैंने सोडियम ऑक्सलेट, तो अब जो टोटल हुआ वो कितने लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ। कितना हुआ वॉल्यूम, 2 लीटर हुआ। ये क्लियर हुआ? तो बेटा जब मेरे को Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी तो Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 अपॉन में 2। 0.1 क्योंकि यहाँ से 0.1 से 0.1 ही आएगा, और अपॉन में 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब वॉल्यूम कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और ऑक्सलेट की C2O4 2 माइनस की कितनी आएगी,
0.3, क्योंकि यहां से 1 से 1 बन रहा है, तो क्वेश्चन में हमें 0.3 गिवन है Na2OCO3, इसीलिए 0.3 से हम क्या ले लेंगे, इसको 0.3/2 ले लेंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चे या नहीं आ रहा है? तो दोबारा समझाती हूँ, बताइए। आ रहा है मैम। आ रहा है, गुड। तो बेटा 0.1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0.05, और 0.3 को 2 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0.15। ठीक है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, Mg2+ की, और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, C2O4 की। तो अब जब मैं इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगी तो इसका आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 तो इसका मतलब 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से। ठीक है बेटा, अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो आसान तरीका समझेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75। और बेटा डॉट कितने से पहले लगेगा, 1 2 3 4, तो 0.0075, कितना आया, 0.0075। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छे से देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों से खुद से भी कराऊंगी एक एक करके, अभी आप अच्छे से देखिए। देखिए हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट कितना आ गया, 0.0075, हमारा भी यही आया है ना बच्चे आंसर। यस मैम। अच्छा ठीक है, अब आयोनिक प्रोडक्ट है 0.075, और अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में केएसपी कितना गिवन था। क्वेश्चन में केएसपी कितना था, 8.56 इंटू 10⁻⁻⁵। केएसपी है बच्चे 8.65 इंटू 10⁻⁻⁵। और आयोनिक प्रोडक्ट को अगर पॉइंट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, तीन पॉइंट से शिफ्ट करा है तो। यस मैम। अच्छा अब मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, केएसपी बड़ा है या आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है? आयोनिक। ओके, यस ऋतिका आप बताओ, विच नंबर इज बिगर, केएसपी बड़ा है कि आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है? Yes. बेटा देखो केएसपी में 10⁻⁻5 है, जितनी ज्यादा 10 की पावर माइनस में होती है ना नंबर, उतना छोटा होता है। इस नंबर को अगर मैं खोल के लिखूंगी ना बच्चे 8.65 को, ये देखो 8.65 10⁻⁻5, -5 का मतलब होता है नीचे, एक के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये नंबर बनेगा 0.00000865, और ये नंबर है 0.0075। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, केएसपी या आईपी, कौन सा नंबर बड़ा है? प्रद्युमन, समा, शोभा, तुषार बोलो। मैम स्क्रीन में दिख रही है। समा अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे, तो फिर आप उसमें से अपनी बुक में से एक देखिए, आपकी बुक में भी है ये वाला क्वेश्चन, मैं बुक में से ही करा रही हूँ, आप एक बार बुक से हेल्प लीजिए, ये देखिए। ठीक है, बुक में आपको पेज नंबर बताती हूँ, बुक का पेज नंबर है 59। सॉरी मैम, बुक भी नहीं है। अच्छा बेटा मैं बुक ग्रुप में शेयर करती हूँ अभी, तो आप ग्रुप में से फिर वो करना, ठीक है, बुक को आप ग्रुप में से रेफर कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ये लीजिए मैंने बुक ग्रुप में भी शेयर कर दी है, ठीक है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चे आप लोग देखेंगे कि इस केस में आयनिक प्रोडक्ट छोटा है, बड़ा है, और केएसपी जो है वो छोटा नंबर है, इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब बताओ जब कभी ऐसा होता है कि आयनिक प्रोडक्ट इज मोर, तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
तो प्रेसिपिटेशन विल अकर और इट विल नॉट अकर, बताओ। occur, प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्सलेट है उसका सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ ये? मैम हाँ देखो, एज आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब मोर देन solubility product, precipitation will take place, ठीक है। अब बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है, बट इस चैप्टर के लिए हम अच्छे से इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करें फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस। ओके मैम। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द pH of 10 raised to the power minus 8 molar HCl is। बेटा HCl क्या होता है? HCl is a type of acid, एसिड, और अगर HCl टाइप ऑफ एसिड है तो उसका pH कैसा होगा बेटा? 8, 7, लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7, कैसा होना चाहिए? वेरी गुड प्रद्युमन, लेस देन 7। तो pH ऑफ HCl कैसा हो जाएगा बेटा? लेस देन 7, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट आंसर करेंगे। ओके तुषार आप करोगे, आपको स्क्रीन दिख रही है तुषार? तुषार, शोभा, शोभा, ओके डिम्पल आपने अभी ज्वाइन करा है बेटा? यस मैम, यस मैम। अच्छा डिम्पल आपने क्लासेस देखी हैं? हाँ। अच्छा ठीक है डिम्पल, तो आप मेरे को सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ pH वैल्यू इक्वल टू 1। अब बेटा एक बात बताओ, pH 1 का मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? परत म्हणजे स्पेसिफिक Acidic. The pH, if the pH is 1, it means the pH is less than 7. तो solution will be acidic. अब हमें बताना है that in A, B, C, D, which solution will be acidic? We are adding HCl, which is an acid, and we are adding base, which is NaOH. If I am adding equal amount of 50 ml of HCl and 50 ml of base, so what will be the pH? If the equal amount of acid and the equal amount of base is being added, so the resulting solution जो total solution होगा वो acidic होगा, basic होगा या neutral होगा? अगर मैं equal amount डाल रही हूँ acid और base का तो सोचेंगे सभी। अगर equal amount of acid, equal amount of base डालूंगी तो solution क्या होगा? समा आप बताओ। neutral, न्यूट्रल, गुड साक्षी। तो ए वाले में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूट्रल में pH 7 होता है। चलो बी लेते हैं, 60 ml ऑफ HCl एंड 40 ml ऑफ NaOH। अब कैसा सॉल्यूशन होगा? acidic, नाउ द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। क्यों? क्योंकि HCl कैसा है? ज्यादा है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, 20 ml of 0.5 molar HCl and 80 ml of 0.1 molar NaOH। अब एसिड कम है, बेस ज्यादा है, अब कैसा होगा बच्चे? basic, नाउ द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। लास्ट वाला, 75 ml of 0.2 molar HCl and 25 ml of 0.2 molar NaOH। अब किसमें होगा बच्चे? acidic, एसिडिक।
तो बच्चे इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, अब बी में से होगा आंसर या फिर डी में से होगा, क्योंकि हमें पीएच किसके इक्वल निकालना है, 1 के इक्वल निकालना है। अब बेटा पीएच 1 निकालने के लिए देखो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या ये याद है आप लोगों को? Yes, ma'am. 1 मिनट बच्चे। बेटा अभी हम इसके दोनों ही आंसर मार्क करेंगे बी और डी, क्योंकि दोनों में ही पीएच एसिडिक आएगा। ठीक है, इसमें मैं दोनों में चेक कर लूंगी, बट ये बुक में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। इसमें दोनों ही आंसर हो जाएंगे बी और डी। ठीक है, कैसे निकालेंगे फिर वो मैं देखती हूँ, क्योंकि वो अभी तो आपके सिलेबस में, जब हम एक बार चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ लेंगे ना, तब इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ेंगे। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन। किसी को याद है बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते थे? बफर सॉल्यूशन, बफर बेटा देखो मैं साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ। बफर, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बफर, 2 टाइप के बफर्स हमने पढ़े हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। दोनों बफर्स बनाने के लिए, एसिडिक बफर बनाने के लिए वी यूज वीक एसिड, बेसिक बफर बनाने के लिए वी यूज वीक बेस। ठीक है, और वीक एसिड के साथ लेते थे बेटा सॉल्ट ऑफ, वीक एसिड है तो एसिड वीक ही रहेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। डिम्पल आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, मैं बोल नहीं। अच्छा बेटा, और बेस में लेते थे बेटा वीक बेस, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जैसे अगर हमने कोई एक वीक एसिड लिया, CH3COOH ले लिया, मानो वीक एसिड ले लिया। ठीक है, और वीक एसिड के साथ क्या ले लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मानो ले लिया NaOH। ठीक है, इन दोनों से सॉल्ट बनता है बेटा CH3COONA। ठीक है, क्योंकि OH और H मिलकर तो पानी बना देते हैं। ठीक है, तो CH3COONA। तो ये वाले सॉल्ट को जब एसिड के साथ लेते हैं ना CH3COOH, तो बन जाता है एसिडिक बफर। क्या बन जाता है, एसिडिक बफर। वीक एसिड लिया और वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट ले लिया। और बेटा वीक बेस, वीक बेस को ही ले लेते हैं, मान लो NH4OH ले लिया। ठीक है, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड माने HCl ले लिया, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाता है NH4Cl, क्योंकि हाइड्रोजन और OH तो मिलकर पानी बना लेते हैं। तो अगर NH4Cl और NH4OH ले लिया ना सॉल्ट, और तो ये बन जाता है बेसिक बफर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, या पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करो, पढ़ो, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है इसमें से किसमें आपके पास बफर बन जाएगा, CH3COONA प्लस NaCl, CH3COOH प्लस HCl, CH3COH प्लस CH3COONA, HCl प्लस NH4Cl। अब आप बताओ किसमें लग रहा है आपको? यहाँ पे तो दोनों सॉल्ट है, यहाँ पे दोनों एसिड है, यहाँ पे वीक एसिड और एक सॉल्ट है, यहाँ पे एसिड है और सॉल्ट है। बताओ किसमें लग रहा है आपको, किसके साथ बनेगा? बेटा हमने एक एग्जाम्पल इसमें से पढ़ा है ना, साक्षी आप बताओ। ABCD कौन सा लग रहा है बनेगा? बेटा नहीं आ रहा है तो माइक ऑन करके बोलो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझाती हूँ। नहीं आ रहा है मैम। बेटा देखो यहाँ पे बफर पहचानना है,
बफर पहचानने के लिए आप ये पहचानो कि हमारे पास वीक एसिड कौन सा है। जैसे हमारे पास CH3COOH एक वीक एसिड है, इसी के साथ हमें एक सॉल्ट पकड़ना है। तो या तो वीक एसिड के साथ सॉल्ट होना चाहिए या फिर एक वीक बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, मैम हाँ जी, मैं दूं का उत्तर? हाँ बेटा दो, बिल्कुल, सी आंसर। हाँ बिल्कुल सही आंसर इसका सी होगा। साक्षी आप समझो बेटा, यहाँ पे CH3COONA ये एक तरीके का सॉल्ट है। ये क्या है? एक सॉल्ट है। NaCl ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। एसिड के अंदर क्या होता है? H होता है, और बेस में क्या होता है? OH होता है। तो ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। बफर कभी भी दो सॉल्ट से नहीं बनता। बफर के लिए एक एसिड एक सॉल्ट चाहिए या फिर एक बेस एक सॉल्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे CH3COOH ये भी एक एसिड है बेटा, वीक एसिड है, और HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हमें एक एसिड चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए। यहाँ पे CH3COOH ये एक वीक एसिड है और CH3COONA ये उसका सॉल्ट है। तो यहाँ बफर बन सकता है। लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे भी एक एसिड है एक सॉल्ट है, लेकिन ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट के साथ बफर नहीं बन सकता। उसके लिए हमें एक वीक एसिड और सॉल्ट चाहिए। अब समझ में आया साक्षी? Yes, ma'am. ठीक है, कोई नहीं, चलो अभी हम कोई और क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो उससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब जैसे वो पूछ रहा है हाउ आर बेसिक बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर, तो अब आप बता सकते हो बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? दो चीजें चाहिए हमें बफर बनाने के लिए। बेसिक बफर बनाने के लिए बताइए कौन सी दो चीजें चाहिए? Weak acid strong base. वीक बेस। बेटा बेसिक बफर बनाना है ना, इसीलिए वीक बेस। ठीक है, और इस वीक बेस का सॉल्ट बनाना है हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, डिम्पल आपको आ रहा है समझ? मैम हाँ फिर से बोलेंगे? बेटा देखो, क्वेश्चन है हाउ आर बेसिक बफर फॉर्म, बेसिक बफर कैसे बनते हैं। बेटा आप लोग ना प्लीज एक बार बफर वाला लेक्चर दोबारा देखो। बफर वाला लेक्चर मैंने आप लोगों को अभी इसी क्लास में, जब 2 दिन पहले क्लास हुई थी ना, तब हमने बफर पढ़ा है। पहले हफ्ते की लास्ट क्लास, आपको डेट देख के बताऊंगी, 1 जून को। तो 1 जून वाली क्लास आप जरूर देखिए, तो उसमें हमने बफर अच्छे से पढ़ा है। बेसिक बफर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है वीक बेस और एक सॉल्ट चाहिए होता है। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के साथ। क्या ये पता है आपको कि सॉल्ट एक एसिड और बेस को मिलाकर बनता है? हाँ। हाँ, तो बेटा Yes, हमें ma'am. बेसिक बफर बनाने के लिए एक तो बेस चाहिए और सॉल्ट चाहिए। और वो सॉल्ट कैसे एसिड का बना हुआ और कैसे बेस का बना हुआ होना चाहिए? बेस उसमें भी वीक ही होना चाहिए, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। Ma'am. ऐसे ही अच्छा बताओ, अगर एसिडिक बफर बनाना हो तो एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? Uh, वेरी गुड, एक तो चाहिएगा वीक एसिड और साथ में क्या चाहिए? सॉल्ट। अब वो सॉल्ट Salt. कैसा बना होना चाहिए? Strong. Yeah. बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बोलो। And From acid? नहीं बेटा, बेस चाहिए, एसिड चाहिए। एसिडिक बफर बनाने के लिए जब मैं वीक एसिड ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी वीक ही रहेगा एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक बफर बनाने के लिए एसिड हमेशा दोनों हमें वीक ही लेने हैं, बस सॉल्ट बनाते हुए बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अभी ठीक है? Yes मैम। yes, ma'am. चलो अब फाइनल एक बार दोबारा बेसिक बफर के लिए दोबारा से बताएंगे क्या चाहिएगा बेसिक बफर के लिए? Weak base, वेरी गुड, heat तो salt अब mix, आप भी बोलो, Plus salt. सॉल्ट कैसा होना चाहिए? Uh, weak acid, strong base. अच्छा डिम्पल आप बोलो।
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब क्या स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, बेस या एसिड? एसिड। हाँ बेटा, साक्षी आप कंफ्यूज मत हो, बच्चे बेसिक बफर बनाना है ना, तो बेस हमेशा वीक ही लेना है, ठीक है, एसिड स्ट्रांग लेना है। क्लियर हुआ? यस मैम, मैं क्लियर हुई। ठीक है साक्षी, आपको भी क्लियर हो गया ना? हाँ मैम। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा चलो, अब हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ बफर इज दिस, हमें बताना है ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। पहले वाला देखो, पहले वाला देख के बताओ, इज इट एसिडिक बफर या बेसिक बफर? एसिडिक। क्यों एसिडिक? क्योंकि इसमें वीक एसिड है, देखो CH3COH, दिस इज अ वीक एसिड, और ये उसका सॉल्ट। अच्छा ये वाला बताओ, NH4OH NH4Cl, देख के बताओ कैसा है ये। हाँ डिम्पल बोलो। बेसिक। वेरी गुड, ये बेसिक बफर है, क्योंकि यहाँ पर हमने वीक बेस लिया हुआ है और उसका सॉल्ट लिया हुआ है। सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड, नाम से पहचानो, ये एसिड। salt है, ये एसिड है। वेरी गुड, ये कैसा बफर हुआ? एसिडिक। अब ये वाला देखो, बेसिक बफर, वीक Basic. बेस प्लस सॉल्ट। हाँ सही सही है। है, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेसिक बफर देखो, इसमें हमारा ये वीक बेस होता है और कॉपर क्लोराइड ये सॉल्ट है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। वीक बेस हाँ। यही है और एसिड हमने स्ट्रॉन्ग HCl लिया। अब समझ में आ रहा है बेटा, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस मैम। Yes मैम। ठीक है बेटा, एक बार आप पुराने लेक्चर्स दोबारा रिवाइज करो और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। मुझे पता है ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बट आप प्लीज रिवाइज करिए। यस मैम। ओके बच्चे। Yes मैम। गुड नाइट बच्चे। Good night मैम। गुड इवनिंग मैम।